फाइलम पोरिफेरा का पार्ट 2 है ये। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा आपको पार्ट 2 नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको, अब इट्स ओके, आई प्रेफर कि आप पार्ट 1 पहले देखो फिर पार्ट 2 देखो, बट अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो इट्स ओके कि पार्ट 1 का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो रिवाइज हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो फाइलम पोरिफेरा के बारे में हमने जो बात की थी वो ये थी कि ये पैराजोआ है। पैराजोआ यानी कि इसके पास टिश्यू नहीं होता। हमने मेटाजोआ को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, पैराजोआ और यू मेटाजोआ। पैराजोआ के पास टिश्यू नहीं था, यू मेटाजोआ के पास टिश्यू ऑर्गन इस तरीके से आगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी उसके पास, ठीक है, यू मेटाजोआ के पास। पैराजोआ में सिर्फ एक फाइलम आता है जो कि आपका पोरिफेरा। पोरिफेरा को स्पंजेस भी कहते हैं, पोरिफेरा पैराजोन्स भी कहते हैं। पोरिफेरा की सिमेट्री होती है एसिमेट्रिकल होता है ये, यानी कि इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती। ना तो आप इसे रेडियली डिवाइड कर सकते हो, यानी कि ना तो आप इसे सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड कर सकते हो और ना ही आप इसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवाइड कर सकते हो जैसे बायलेटरल सिमेट्री में होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी सीलोम, सीलोम यानी कि इसकी ए सीलोमैटिक होता है, कोई सीलोम नहीं होती, कोई इसके पास बॉडी कैविटी नहीं होती। हाँ, इसके पास अगर इसकी शेप ऐसी ऐसी इसकी शेप होती है। इसके बाद यहाँ पे कैविटी ज़रूर होती है बट वो सीलोम नहीं है, सीलोम कुछ और चीज़ है। हमने बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था सीलोम क्या होता है। सीलोम स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। कोई टिश्यू नहीं होता, रहता ये ज़्यादातर पानी में है। पोरिफेरा का जितना भी मेंबर है उसमें भी ज़्यादातर मेरीन वाटर में रहता है और बहुत कम आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ठीक है। शेप इसकी बेल या फिर वास लाइक होती है, कैप लाइक इसकी शेप होती है। इसकी मूवमेंट नहीं होती, ये ससाइल होता है, मोटाइल नहीं होता है। जो रॉक्स होते हैं ना ओशन सीज के अंदर, सी के अंदर जो रॉक्स होते हैं उसके साथ ये अटैच हो जाता है, फिर ग्रो होता रहता है रॉक के ऊपर, तो ससाइल होता है ये, ठीक है। इसको पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं और आपको ये नाम बहुत सुनने को मिलेगा, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। या तो ये लिखेगा या तो स्पंजस लिख सकते हैं या तो पैराजोआ लिख सकते हैं, तो बात एक ही पोरिफेरा की होती है। उसके बाद हमने बात किया था कि इनके पास डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके पास मीजो डर्म नहीं होती, इनके पास होती है मीजोग्लिया जो कि नॉन सेलुलर होती है, जेली लाइक सब्सटेंस। उसके अंदर अमेपोसाइट्स थे, फिर स्पीक्यूल्स थे। अमेपोसाइट्स, एक मिनट, अमेपोसाइट्स का काम क्या होता है, पहले एक्टोडर्म की बात कर लेते हैं। एक्टोडर्म में आपके सेल्स होते हैं पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स, ये आपका एक्टोडर्म बनाता है और इनका काम होता है ऑस्टिया बनाना। ऑस्टिया छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोरिफेरा की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत सारे ऑस्टिया होते हैं, ठीक है। एक बड़ा पोर होता है जिसे बोलते हैं ऑस्क्यूलम और इनकी बॉडी कैविटी को बोलते हैं स्पंजोसोल, ठीक है। बॉडी कैविटी यहाँ पे स्पेस होता है, उसको स्पंजोसोल कहते हैं। तो यानी कि पानी की जो मूवमेंट होती है वो पहले ऑस्टिया में, बॉडी ऑस्टिया से अंदर जाता है पानी स्पंजोसोल में, फिर स्पंजोसोल से ऑस्क्यूलम से बाहर आता है। स्पंजोसोल में बेसिकली पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है या जो भी खाने लायक इसके लिए चीज़ है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। जो आपकी एंडोडर्म है उसके अंदर क्वाइनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। क्वाइनोसाइट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यहाँ पे ही इसकी फिर डाइजेशन होती है, सही है। इनके पास कैसी डाइजेशन होगी, सैक लाइक, क्योंकि एक ही ओपनिंग है ना, और जहाँ पे एक ओपनिंग होती है उसको बोलेंगे सैक लाइक डाइजेशन। दो तरीके की डाइजेशन होती है, एक होती है सैक लाइक, होती है ट्यूब लाइक। सैक लाइक यानी कि एक ओपनिंग जो कि माउथ भी हो, एनस की तरह भी काम करे, और ट्यूब लाइक के अंदर क्या होता है, माउथ अलग हो एनस अलग हो। हमारे अंदर होती है ट्यूब लाइक ओपनिंग, सॉरी ट्यूब लाइक डाइजेशन, क्योंकि दो ओपनिंग्स हैं। लेकिन जो प्रिमिटिव फाइलम्स हैं उनके अंदर होती है सैक लाइक डाइजेशन। इनके पास एक ही ओपनिंग है जो कि ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम होता है लार्जेस्ट पोर भी बोला जाता है ऑस्क्यूलम को। तो पानी की मूवमेंट होगी ऑस्टिया टू स्पंजोसोल एंड देन ऑस्क्यूलम, ये इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो एक्टोडर्म में सेल्स होता है पिनाकोसाइट्स, पोरोसाइट्स। मीजोग्लिया के अंदर सेल्स होता है, मीजोग्लिया के खुद के सेल्स नहीं हैंगे, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म से सेल्स आते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं अमीबोसाइट्स या फिर और कहते हैं स्पिक्यूल्स। अमीबोसाइट्स का काम होता है गैमेट्स बनाना और स्पिक्यूल्स बनाना, ये दो काम होते हैं अमीबोसाइट्स के। स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं सपोर्ट के लिए। स्पिक्यूल्स क्या करते हैं, एंडोस्केलेटन बनाते हैं, सही है। स्पीक्यूल्स जो है वो आपका सपोर्ट के अंदर काम करता है, ठीक है। स्पीक्यूल्स बने हुए किससे होता है, बने हुए होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। तो यहाँ पे एक्सो लिखा हुआ है, इसको एंडो कर लीजिएगा, ठीक है। एंडो अंदर की तरफ होता है ना इनका स्केलेटन, इसलिए एंडो स्केलेटन होता है इनके पास।
और इनका एंडोस्केलेटन बना हुआ होता है स्पीक्यूल से। स्पीक्यूल्स खुद किससे बने हुए होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका एंड प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका एंडोडर्म। एंडोडर्म के अंदर आपके पास सेल्स होते हैं कोएनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स कहा जाता है। इनके पास होता है फ्लैजिला। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट उससे क्या होता है? पानी की मूवमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पानी अंदर जाता है, रिलैक्स करते हैं, पानी बाहर जाता है उसके लुम से। तो ये हमने लेयर्स पढ़ी थी। ये था हमारा पार्ट 1। उसके बाद हमने यहाँ पे मैंने बताया था जर्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक होता है ये। तो ये आज हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे पिछली वाली वीडियो के अंदर, आज हम वो कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपके फाइलम पॉलीफेरा के मेंबर्स खाते क्या हैं, व्हाट्स देयर फूड। तो बेसिकली ये होते हैं फिल्टर फीडर्स, यानी कि जो पानी है उसको ये फिल्टर करते हैं और उससे जो ऑर्गेनिक मटेरियल उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम। इनके पास टिश्यू ही नहीं होता, बेचारों के पास ऑर्गन तो दूर की बात है। नो टिश्यू, दे डोंट इवन हैव टिश्यू। इनके जो सेल्स होते हैं वो लूजली एग्रीगेटेड होते हैं। है तो ये मल्टी सेलुलर, जितना भी एनिमल किंगडम का मेंबर है वो सारा का सारा मल्टी सेलुलर है, लेकिन इनके पास टिश्यू नहीं होता। उसके बाद बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी इनके पास सीलोम नहीं होती, याद रखिएगा, सीलोम नहीं होती। हाँ, बॉडी इनके पास एक कैविटी होती है बॉडी के सेंटर में, जिसे स्पेंजोसोल कहते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये होता है, ये लोग होते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ना सिर्फ पॉलीफेरा, कोई भी दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अगर एक ही बॉडी के अंदर है तो उसे बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। जैसे ये आपका पॉलीफेरा है, इसके अंदर यहाँ पे समझ लो यहाँ पे स्पर्म भी बन रहा है, यहाँ पे ओवा भी है। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों आपको ऑर्गन्स मिल जाएंगे, मेल फीमेल, तो उसको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, यानी कि मेल फीमेल अलग नहीं हुआ। ठीक है, नाइजीरिया में भी ऐसा ही होता है, प्लेटियल मिंथिस में भी ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद मेल फीमेल आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एवोल्यूशन होती है तो मेल फीमेल फिर अलग हो जाता है। लेकिन पहले जो है वो इस तरीके से होता था। फाइलम पॉरीफेरा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेल फीमेल ऑर्गन्स एक साथ हों तो उसको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे उसे। उसके बाद इनके हर्माफ्रोडाइट के अंदर तो होती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये मत सोचना कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर स्पर्म भी बन रहा है, ओवा भी बन रहा है, तो दोनों फ्यूज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो पॉरीफेरा का तो एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगा। एक पॉरीफेरा ए है तो उसका एग्जैक्ट कॉपी पॉरीफेरा बी, एग्जैक्ट कॉपी होगा उसका। तो ऐसा नहीं होता, होती इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। यानी कि अगर ये ए है और ये बी है तो ये जो बी का स्पर्म है ये ए के ओवा से फ्यूज़ करेगा ताकि वेरिएशन आए। अगर इस तरीके से होगा, अगर ए का खुद का ही स्पर्म ओवा बॉडी के अंदर फ्यूज़ हो गया तो एग्जैक्ट कॉपीज बनती रहेंगी, प्रोजनी एग्जैक्ट पेरेंट्स के जैसी होगी। तो इवोल्यूशन का तो नाम क्वेश्चन ही नहीं है फिर। इसीलिए होती इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वेरिएशन लाने के लिए, लेकिन दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरीके से होती है इनकी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर अच्छा इनके पास होती है एसेक्सुअल भी होती है इनके पास। सारे के सारे एनिमल्स में होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन किसी किसी में एसेक्सुअल भी होती है। जो आपका ओल्ड फाइलम है, प्रिमिटिव फाइलम है, पहला पहला दुनिया में आने वाला फाइलम है, उनके अंदर एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होती है। एसेक्सुअल के अंदर इनके पास होती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन अगर एक इतना सा है, समझ लो ये आपका ये प्लेन एरिया है ना, प्लेटियल मिंथिस का, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया। और तो आफ्टर 7 डेज आप देखोगे, ये तो मैं रफ आपको आइडिया दे रही हूँ, ये आपको अलग अलग 7 प्लेन एरियाज मिलेंगे। यानी कि हर उससे हर पार्ट से एक नया प्लेन एरिया बन के निकल आएगा। रीजनरेशन बोलेंगे इसको, रीजनरेशन। खैर, फ्रेगमेंटेशन यानी कि एक से काट कट के 2 बन जाना, ये है फ्रेगमेंटेशन। और इनके अंदर होती है गैम्यूल फॉर्मेशन,
और रीजनरेशन। इस तरीके से होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये गैम्यूल लिखा हुआ है, गैमेट्स नहीं लिखा हुआ। गैमेट्स एसेक्सुअल के अंदर गैमेट्स बनते हैं, गैम्यूल कुछ और चीज़ होती है। जैसे बडिंग होती है ना, बडिंग के अंदर क्या होता है, बड बन जाता है एक, और फिर वो बड जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो बड जाके फिर आगे एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो इनके पास बड जो है वो गैम्यूल की फॉर्म में बनता है। बड तो बॉडी के बाहर बनता है, बडिंग बाहर होती है, बॉडी के बाहर बनता है बड, ये बड बन गया। ठीक है, और ये जब ये फॉल करेगा तो यहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म इसी तरीके से बन जाएगा। गैम्यूल बॉडी के अंदर बनता है, और ये होता बड की तरह ही होता है। देखिए जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, पॉरीफेरा खुद तो मर जाएगा लेकिन गैम्यूल पड़ा हुआ है, अब वो गैम्यूल एक नए पॉरीफेरा का पॉरीफेरा बन जाएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब किंगडम क्या है हमारा, एनिमेलिया। फाइलम हमने क्या ले लिया, फाइलम पॉरीफेरा ले लिया। फाइलम के बाद आता है क्लास, तो इसके अंदर क्लास कितनी है, 3 क्लासेस होती हैं पॉरीफेरा की। ठीक है, कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनको उसके अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा 3 क्लासेस होती हैं। हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे कॉर्डेटा में, क्योंकि हम लोग, हमारा फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। तो सबसे इम्पोर्टेंट फाइलम जो स्टडी करने के लिए है वो है फाइलम कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा के अंदर हम लोग क्लासेस भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। उसके बाद वाटर मूवमेंट मैंने आपको बहुत बार पहले भी बता दिया कि पहले पानी जाएगा ऑस्टिया में, ऑस्टिया से फिर स्पंजोसोल, फिर ऑस्क्यूलम से बाहर आएगा। ठीक है, लार्जेस्ट पोर होता है इनकी बॉडी में ऑस्क्यूलम। ये लोग सारे के सारे एक्वाटिक होते हैं, ज़्यादातर मेरीन होते हैं। डाइजेशन इनकी बॉडी में होती है सैक लाइक, मैंने भी बताया सैक लाइक डाइजेशन होती है। और डाइजेशन इस तरीके से होती है कि क्योंकि ये लोग फिल्टर फीडर्स हैं, ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो जैसे ही ये लोग खाना पानी इनकी बॉडी में जाता है तो ये इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर कुछ सेल्स होते हैं एंडोडर्म में, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, एंडोडर्म में कौन से सेल्स होते हैं, आपके क्वानोसाइट्स होते हैं। ये क्वानोसाइट्स ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर क्वानोसाइट्स के अंदर ही डाइजेशन होती है। तो ऐसी डाइजेशन को हम बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इनके अंदर होती है इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, कि सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैविटी के अंदर डाइजेशन होती है, एलिमेंट्री कैनाल गट के अंदर। यहाँ पे इंट्रा सेल्यूलर हो रही है, सेल के अंदर। कौन से सेल, क्वानोसाइट्स के अंदर। उसके बाद एक्सक्रीशन की बात करें तो इस एक्सक्रीशन होती है इनकी डिफ्यूजन से, यानी कि जो पानी अंदर आ रहा है वो जब पानी बाहर जाएगा तो वेस्ट सब्सटेंस अपने साथ लेके बाहर जाएगा। और इनके पास वेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, अमोनिया। जितने भी ज़्यादा एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनका जो वेस्ट सब्सटेंस अमोनिया ही होता है। अमोनिया को निकालने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, और क्योंकि वो एक्वाटिक है तो पानी तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा होता है, तो अमोनिया इनका वेस्टफुल सब्सटेंस होता है। उसके बाद क्वानोसाइट्स फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, मैंने अभी बताया। एंडोडर्म में प्रेजेंट होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, फिर उसकी करते हैं ये डाइजेशन। अच्छा, पॉरीफेरा का यूज़ क्या है, पॉरीफेरा आपको किस इस्तेमाल में आएगा। पॉरीफेरा ज़्यादातर जो इस तरीके से पॉरीफेरा होता है ना, ये काम आता है पहले ज़माने में। स्पंजेस जो होता है, स्पंजेस नाम बेसिकली यहीं से निकला है। ये लोग अपनी बॉडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते थे, फिर जब पानी बाहर निकाल देते तो फिर से इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, यानी कि पानी इनकी बॉडी में, पानी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत, कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है स्पंजेस के अंदर। तो इनको बैथ स्पंजेस भी कहा जाता था, और ये उसके लिए इस्तेमाल भी होते थे। तो दे वर द वेरी फ्यू नेचुरल स्पंजेस ऑन अर्थ जिनको हम लोग इस तरीके से लोग इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल स्पंजेस बनना शुरू हुए। देन आर्टिफिशियल स्पंजेस का जो आइडिया है मेन, वो इन्हीं स्पंजेस से लिया गया है। तो ये था आपका फाइलम पॉरीफेरा। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा पॉरीफेरा से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फाइलम नाइडेरिया की।